छठा सवाल बच्चे पूछ रहे हैं पुरानी किताब में 1.2 से। सवाल ये है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 15। एक और है इसका पार्ट 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अभी कह रहा है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है। भाज्य संख्याएं क्यों होती है कोई संख्या भाज्य संख्या? जब उसके एक से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो अगर मैं खाली इतना प्रदर्शित कर दूं कि इसके एक से ज्यादा गुणनखंड हैं तो बात खत्म हो जाएगी। देखो इसमें 13 कॉमन आ रहा है क्या बचेगा? प्लस 1, क्योंकि जो कॉमन लेते हैं अगर हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो 13 के इससे गुणा करेंगे 13 के इससे गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। जब कॉमन लेने का मतलब होता है कि कितने पद है यहाँ पर, गुणा जब तक गुणा होती है एक पद होता है और गुणा के बाद प्लस आ गया दूसरा पद शुरू हो गया। कितने पद हैं? 2 पद। तो कॉमन लेने का मतलब है जो कॉमन लोग हैं वो प्रत्येक पद को प्रत्येक पद को हम इसे भाग करें। तो जब हमने 13 कॉमन लिया 13 से भाग कर वो 13 कट गया। 13 से भाग के 13 कम 13। यहाँ भी एक आया लेकिन एक लिखा नहीं है। कितना हो गया ये 13 और ये जब कॉमन लेने का मतलब गुणा में कॉमन आती है 77 प्लस 1। ठीक है 13 6 फिर 13 गुणा 13 गुणा 3 गुणा 2 13 की घात 2 गुणा 3 गुणा 2। अब बताओ इसके एक से अधिक अतः दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 2 3 व 13 हैं। अतः ये संख्या कैसी है? अतः ये संख्या भाज्य संख्या। इसमें संदर्भ सहित व्याख्या नहीं लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि भाज्य संख्या एक से अधिक अभाज्य संख्याओं को गुणनखंड के रूप में लिखी जा सकती है। जो ये संख्या एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखी है इसलिए ये संख्या भाज्य संख्या। इतना सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल आप गुणनखंड करके दिखा दीजिए। साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर एक से अधिक गुणनखंड है, लिख दो कि इसके गुणनखंड ये हैं एक से अधिक है इसलिए ये संख्या कैसी होगी? भाज्य संख्या। इसको दिखाने में भी क्या दिक्कत है? इसमें से कितना कॉमन आ रहा है? 5। क्या बचा? 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 1। अगर मैं हल नहीं भी करता हूँ तो भी तो इसके गुणनखंड 5 और ये संख्या आ रही है जो एक नहीं है, एक से अधिक है। इसका मतलब इसके गुणनखंड में जो आएंगे वो 5 होगा और गुणा ये भी आ रही है संख्या। इसका मतलब ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती और अभाज्य नहीं है तो क्या होगी? अतः इसके भी एक से अधिक गुणनखंड है इसलिए ये भी भाज्य होगी। आप घर जाके कर लेना, इसको गुणा करके एक जोड़ के जो भी संख्या आएगी वो कह दोगे कि इसकी जो गुणनखंड है वो 5 और ये आ रहा है इसलिए ये संख्या भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं। और कोई समस्या? सारे हो गए? बाकी कितने बच्चों ने किए हैं? अच्छा, और ये बाकी के बच्चे इन्होंने नहीं किए तो बात नहीं सुनते हो तुम लोग? कल सारे बच्चे करके लाएंगे, ठीक है? देखो ये मेरी समस्या नहीं है कि आपके पास किताब है या नहीं। किताब में नहीं है, तुम्हारी किताब कहाँ से आई है? 23-24 वाले में क्यों नहीं है? सवाल दिखाओ। हैं? तो अभी हमने शायद ग्रुप में डाले हैं चैप्टर, नई किताब के ग्रुप में डाल दिए हैं। तो जो ग्रुप में डाले हैं हमने चैप्टर वही आपके कोर्स में है, बाकी आपके कोर्स में नहीं। कल डाले तो थे और क्या देख लिया ना। 1.3 जिस बच्चे के पास नई किताब हो उसकी नई किताब से देखकर आप अपने किताब में वो क्वेश्चन और चैप्टर काट लीजिए जो नई किताब में नहीं है क्योंकि वो कोर्स में नहीं है। वैसे 7-8 बार मैं निशान लगवा चुका हूँ, ग्रुप में भी डाल दिया है, किताबें भी क्लास में मौजूद हैं। अब अगर तुम लोग कुछ तो करोगे ना, ठीक है? हाँ, अपने आप तो किताब में निशान नहीं लगेंगे, लगाने तो बेटा पेन पकड़ के तुम्हें पड़ेंगे। 1.3 में
सवाल है सिद्ध करो, ये हर साल एग्जाम में आता है। ये हमने कई बार कराया भी है। कितने बच्चे करना जानते हैं इसको? 1 2 3 4 5, बस चलो आज के बाद सब जान जाओ। ये है सवाल, हमें सिद्ध करना है वर्गमूल 5 कैसी संख्या है। ये विरोधाभास तरीके से होती है। कौन तरीके से? विरोधाभास में उल्टा मान के चलते हैं। क्या सिद्ध करना है उस संख्या को? क्या मान लिया हम इसको? माना। जाओ बेटा, सर बुला रहे। एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। आंसर। तो वर्गमूल 5 कैसी संख्या है? परिभाषा के अनुसार परिमेय संख्या कैसी होती है? p/q के रूप में होती है। अतः वर्गमूल 5 किसके बराबर होगा? जहां p व q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है और q का मान 0 के बराबर नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में 0 नहीं आ सकता। 0 से किसी संख्या को भाग नहीं कर सकते। पहले हमने बता दिया कि ये 0 के बराबर। उसके अलावा p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। मतलब जैसे 2/8 लिखा है तो 1/4 हो गए, तो 1 और 4 में तो कुछ कॉमन नहीं है। मान लो ये 12/8 तो 4 या 12 और 4 दूनी 8। तो ये p/q है, ये वाला रूप है जिसमें अंश और हर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कुछ कटना नहीं है। ये p और ये बात समझ में आ गई। ये जो मैंने लिखा p और q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है, इसका अर्थ है कि p और q इस तरह के हैं, 3 और 4 इस तरह के नहीं है। तो बात ही खत्म हो जाती है फिर सारा कि भाई p और q कट तो नहीं जाएंगे एक दूसरे से आपस में। क्लियर हो गई ये बात? सबको क्लियर हो गई? क्लियर का मतलब होता है सबको समझ आ गई। हाँ, कभी कभी बात साफ हो गई। ठीक है, तो वर्गमूल 5 बराबर p/q। क्यों? क्योंकि वर्गमूल 5 को क्या माना हमने? परिमेय। क्यों माना? क्योंकि ये सवाल विरोधाभास मेथड से सॉल्व होगा, विरोधाभास तरीके से सॉल्व होगा। विरोधाभास में हम उल्टा ही मान के चलते। तो हमें अपरिमेय सिद्ध करना था, तो क्या मान लिया? ये अपने आप में अकेला सवाल है पूरे कोर्स में, तो इसलिए याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तिरछी गुणा कर दो, करो। दोनों और वर्क करने में, चाहे यहीं पर वर्क कर दो, बाद में तिरछी गुणा कर दो, वो ज्यादा आसान है। दोनों और वर्क कर दो, लिखते चलो साथ में। जब वर्क करेंगे दोनों तरफ, वर्गमूल 5 का वर्ग p/q का वर्ग 5 बराबर p²/q²। चलो कॉपी पेन खुल गए, लेकिन अब लिखो मत, अभी इधर देख लो। जब मौका लगे तब लिखना, जब मैं कुछ और समझाने की तरफ बढ़ूँ। 5 वर्ग से वर्गमूल कट गया, p²/q²। तिरछी गुणा कर दो, 5q²। अब p² का मान है 5 गुणा q², यानी p² के गुणनखंड है 5 और q²। यही तो बात करो, यानी p² को p की घात 2 को 5 और q² के गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब 5 जो है वो p² का एक गुणनखंड है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? क्योंकि किसी भी संख्या को जब हम किसी अन्य संख्याओं के, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, तो वो सभी संख्याएं उस संख्या का गुणनखंड होती हैं, यानी उस संख्या से उस संख्या को भाग कर सकते हैं। जैसे 24 है, 3 गुणा 4 गुणा 2, ठीक है, या 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 3 से भी 24 को भाग हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है और 8 से भी। बात समझ आ रहा है? तो ऐसे ही p की घात 2 बराबर 5 गुणा q²। इसका मतलब जो p² है उसका एक गुणनखंड 5 है, या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो p² 5 से विभाज्य होगी। क्लियर हो रही है बात?
यहाँ से हम लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य का मतलब इसे भाग किया जा सकता है और भाग करके शेषफल 0 है। और अगर पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। इसके लिए एक प्रमेय का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन डिटेल में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट याद करिए कि कोई संख्या अगर किसी संख्या से विभाजित है, किसी संख्या का वर्ग अगर किसी एक संख्या से विभाजित है, तो जिसका वर्ग हो रहा है वो संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे 25 है, 25 5 से विभाजित है। 25 किसका वर्ग होता है? 5 का, तो 5 भी तो 5 से विभाजित है, 5 का 5 है ना। 36 है, 36 होगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये हुआ ना, 3 के 9 36, तो 2 की घात 2 गुणा 3 की घात। शर्त क्या है? प्राइम होना चाहिए नंबर, ऐसा नहीं है कुछ भी कह दोगे। नंबर क्या होना चाहिए? प्राइम, अभाज्य होना चाहिए, क्योंकि अगर हम अभाज्य वाला नियम भी लगाएंगे तो ये हो गया 6 की घात 2, और 36 18 से विभाज्य है ना। 36 किससे विभाज्य है? 36 पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो 36 अगर मान लो 18 से विभाज्य है और 36 6 का वर्ग होता है, तो 18 से 6 तो विभाजित नहीं होगा, गणित का नियम कोई बदलता नहीं है। इसलिए ये जो नियम है वो केवल अभाज्य संख्याओं के लिए सही है, कि अगर किसी संख्या का वर्ग p जो है आप मान लो अभाज्य संख्या है, मैंने लिख भी दिया है परस्पर अभाज्य पूर्णांक। तो अगर p 5 से विभाजित है, यानी 5 के पहाड़े पे p आता होगा, 5 × 5 5 × 10 5 × 15, p जब कुछ है तो अगर 5 से कुछ को गुणा करेंगे तो p आ जाना चाहिए। इसका मतलब हुआ p बराबर होना चाहिए 5c, जहाँ c एक क्या है? पूर्णांक। ठीक है, बात समझ आ रही है? नहीं, इतनी बात समझ आ गई भाई। c क्या है? c कोई पूर्णांक है। जब हम कह रहे हैं कि 5 से p विभाजित होता है तो कुछ ना कुछ तो भागफल आएगा। वही भागफल कितना मान लिया मैंने? c। क्यों मान लिया? क्योंकि p भी तो माना था। p के बारे में जब कुछ नहीं पता तो उसके भागफल के बारे में हमें क्या पता? इसका मतलब उसको भी हमने कोई कांस्टेंट मान लिया, p बराबर 5। अब ये जो समीकरण थी, तो समीकरण 1 लिख दो जो तिरछी गुणा करके आया, और p का मान इसमें लगा दो। p का मान समीकरण 1 रख दो। 5 गुणा q स्क्वायर बराबर p का मान है 5, तो 5 q स्क्वायर बराबर 25, तो q स्क्वायर बराबर 5, तो q स्क्वायर भी 5 गुणा c स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि q स्क्वायर जो है वो 5 से कैसा है? विभाज्य है। और अगर q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य होगा। और अगर q 5 से विभाज्य है और p कैसा निकाला हमने? p भी 5 से विभाज्य है। अतः p व q दोनों किससे विभाज्य हैं? 5 से विभाज्य। यानी एक संख्या दुनिया में 5 ऐसी है जो दोनों को भाग कर सकती है। और यहाँ क्या माना था हमने? कि p और q परस्पर, और परस्पर अभाज्य पूर्णांक का मतलब है कि दुनिया की कोई संख्या इन दोनों को एक साथ नहीं काटेगी। और यहाँ पे 5 निकल आई, और ये कब निकल के आई? जब मैंने ये माना, ये मान के मैं चला और ये स्थिति आ गई, और ये स्थिति इस स्थिति का विरोधाभास कर रही है। यहाँ तो हम कह रहे हैं कि p और q अभाज्य है, और यहाँ पे p और q जो है वो दोनों 5 से विभाजित है। इसका मतलब p और q परस्पर अभाज्य नहीं है, और यहाँ हम कह रहे हैं p और q परस्पर अभाज्य है। यह है एक विरोधाभास। यह क्या है? क्योंकि क्यों है विरोधाभास? p व q परस्पर कैसे हैं?
अभाज्य। और इस विरोधाभास का कारण क्या है? इस विरोधाभास का कारण हमारी परिकल्पना है। तो हमारी परिकल्पना जो है उसी के कारण ये विरोधाभास हुआ। और विरोधाभास जिस चीज से होता है वो चीज गलत होती है। जैसे कल हमने तुम लोगों से कहा कि भाई ये वाली एक्सरसाइज करके लाओ और ये एक्सरसाइज तुम नहीं करके लाए, ये विरोधाभास हो गया। हमने कहा करो, तुम नहीं करके लाए, ये विरोधाभास हो गया। तो विरोधाभास किस कारण से उत्पन्न हुआ? क्योंकि आपने काम नहीं करा, जबकि आपने कहा था कि आप काम करके लाएंगे। तो आपने कहा था कि काम करके लाएंगे, तो आपकी परिकल्पना कैसी हो गई? गलत। यहाँ भी ये विरोधाभास हो रहा है और विरोधाभास का कारण हमारी परिकल्पना है। और हमारी परिकल्पना कौन सी है? ये जो कैसी हो गई? गलत हो गई। अतः √5 हमने तो मान के चला था कि ये कैसा है? परिमेय है, लेकिन इसके कारण हम एक विरोधाभास पर आ गए, यानी हमारी परिकल्पना गलत हो गई। इसका मतलब √5 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था। इतनी सिद्ध। अब चाहे यहाँ पर 5 की जगह 3 आ जाए, सुन लो ध्यान से। 3 लिखोगे, 3 लिखोगे, 3 लिखोगे, यहाँ 3 आएगा तो p² 3 से विभाजित होगा, p² फिर p 3 से विभाजित होगा, फिर p बराबर 3c हो जाएगा, है ना। p का मान समीकरण 1 में रखोगे, इसको 1 लिख के तो ये 9 हो जाएगा। फिर 3 से कट के q² 3 आ जाएगा। जहाँ 5 है वहाँ पे क्या चल जाएगा? 3। क्या सिद्ध हो जाएगा? 3 है। और ऐसे ही अगर यहाँ 2 ले लें तो बात समझ में आ गई। अब आपकी किताब में सवाल दिया है कि भाई 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करो। तो हम विरोधाभास मानेंगे कि माना 2√5 एक परिमेय संख्या है, यानी a/b। तो √5 कितना आ गया? a/2। फिर आप कहोगे क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि सिद्ध कर चुके हो कि √5 कैसी संख्या है और a/b कैसी संख्या है, a/2b कैसी संख्या है? परिमेय। तो अपरिमेय बराबर नहीं हो सकती परिमेय के, जबकि ये कैसी संख्या है? अपरिमेय। और ये कैसी संख्या है? परिमेय। फिर ये लाइन लिख दोगे, यह एक विरोधाभास। और इस विरोधाभास का कारण हमारी परिकल्पना है। हमारी परिकल्पना क्या थी कि 2√5 एक परिमेय संख्या। इसका मतलब 2√5 एक अपरिमेय। कुछ सवाल ऐसे आएंगे, सिद्ध करो 2√5 + 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लेंगे ये कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है, मान लेंगे। फिर हम कहेंगे 2√5 + 3 बराबर a/b। फिर हम यहाँ से कहेंगे 2√5 बराबर a/b - 3। फिर हम ले लेंगे एलसीएम, कितना आ जाएगा? a - 3b। फिर हम कहेंगे 1/5 बराबर a - 3b/2b। आप कहोगे a और b कैसे हैं? पूर्णांक है, तो इनका अंतर भी पूर्णांक होगा। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक कैसी संख्या हुई? परिमेय। और ये कैसी है? अपरिमेय। अपरिमेय बराबर परिमेय। फिर ये लाइन लिख दोगे, यह एक विरोधाभास है। और इस विरोधाभास का कारण और परिकल्पना क्या थी कि ये एक परिमेय संख्या, अतः ये एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के सवाल आपके एक्सरसाइज में दे रखे हैं, या तो ये दे रखा है, ये बात समझ आ गई? करिए। ये मैंने इसलिए बता दिया, पहले भी मैं कई बार करा चुका हूँ ये सवाल। तो अब आप